सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आपका अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर बात कर रहे थे। 2 क्लासें हमारी हो गई है। आज हम जो तीसरी क्लास है उसके बारे में हम बात करेंगे। ज्यादा समय न लेते हुए आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे शपथ पत्र पर। क्या शपथ पत्र साक्ष्य है? क्या गलत तरीके से जुटाए गए सबूत कोर्ट में माना जाएगा? जज साहब जज है, गवाह नहीं। क्या अभियुक्त यानी कि आरोपी का बयान साक्षी है? सह अभियुक्त की स्वीकृति क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहली बात, साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य की परिभाषा को कानून के जानकार थोड़ा अधूरा या संकीर्ण मानते हैं। ठीक है, तो जो कानून के जानकार जो है साक्ष्य अधिनियम में जो साक्ष्य की परिभाषा है उसको क्या मानते हैं कि थोड़ा अधूरा मानते हैं, कि ये अधूरी परिभाषा है। ठीक है, इसकी अधूरा मानते हैं इसको, कि ये पूरी परिभाषा नहीं है साक्ष्य की, ये अधूरी परिभाषा है। ठीक है, इसका कारण यह है कि कानून की किताब सिर्फ 2 ही चीजों को साक्ष्य मानती है। तो कानून की जो किताब है वो 2 ही चीजों को साक्ष्य मानती है। किसको? गवाहों के बयान और दस्तावेज। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। असलियत में और भी बहुत चीजें रह जाती हैं जिनको हम साक्ष्य मानते हैं। लेकिन असलियत में कोर्ट किसी फैसले पर पहुंचने के लिए इन दोनों चीजों के अलावा भी बहुत कुछ देखती है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि वे कौन सी चीजें हैं जो साक्ष्य की किताबी परिभाषा में तो नहीं आती लेकिन सबूत के तौर पर बहुत कीमती है। ठीक है, आइए देखते हैं भाई कौन सी है वो। वास्तविक साक्ष्य। भाई यह वह चीजें हैं जिन्हें जज साहब अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं वास्तविक साक्ष्य। तो कौन कौन सी है? साक्ष्य अधिनियम की जो बुक है यानी कि किताबी जो कानून है उसमें यह बोला कि गवाहों के बयान और दस्तावेज क्या है, साक्ष्य है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको क्या है साक्ष्य के रूप में देखा जाता है, सबूत के तौर पर बहुत कीमती होती हो। तब कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है तो जज साहब क्या देखेंगे? मान लो किसी की हत्या हो गई तो हत्या के मामले में गवाहों ने बयान दे दिए, हो सकता गवाह झूठ हो, दस्तावेज पेश कर दिए। ठीक है, चार्जशीट दाखिल हो गई तो हो सकती है वो भी झूठ हो। तो जज साहब क्या है वास्तविक साक्ष्य भी देखते हैं। कैसे? उदाहरण देखते हैं। कत्ल में इस्तेमाल हुआ चाकू, खून से सने कपड़े या चोरी का सामान। कानूनन इन्हें दस्तावेज नहीं, क्या है, कानून इन्हें दस्तावेज नहीं कह सकते लेकिन ये केस सुलझाने में सबसे अहम सबूत है। ठीक है, कानून इन्हें दस्तावेज नहीं मानती लेकिन क्या है ये केस सुलझाने के अहम सबूत है। गवाहों के हाव भाव। जब कोई गवाह कैटेगरी में खड़ा होकर बोलता है तो जज साहब सिर्फ उसकी बातें नहीं सुनते बल्कि यह भी देखते हैं कि क्या वह घबरा रहा है, क्या वह बार बार पसीना पूछ रहा है या नजरें चुरा रहा है। गवाह के चेहरे के भावों से जज साहब को अंदाजा लग जाता है कि वह सच बोल रहा है या झूठ। ठीक है भाई, 2 पॉइंट हो गए। एक तो वास्तविक साक्ष्य देखना, यह भी क्या है सबूत के तौर पर बहुत कीमती है। लेकिन कानूनी जो किताब है उसमें साक्ष्य 2 माने गए, एक तो क्या गवाहों के बयान और एक दस्तावेजी साक्ष्य। ठीक है, तीसरा पॉइंट है स्वीकृति। भाई अगर केस का कोई पक्षकार खुद ही कोर्ट के सामने मान ले कि हाँ यह जमीन मेरी नहीं है या हाँ मैंने यह लेटर लिखा था तो इसे अलग से साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई ठीक है, तो ये भी क्या है साक्ष्य में ही आते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं। स्थानीय निरीक्षण। कभी कभी जज साहब खुद उस जगह जाते हैं जहां घटना हुई थी, जैसे क्राइम सीन पर। वहां जाकर जो वो अपनी आंखों से देखते हैं और समझते हैं वह किसी कागज पर लिखे बयान से कहीं ज्यादा बड़ा सबूत बन जाता है। ठीक है भाई, तो स्थानीय निरीक्षण भी सबूत में इस्तेमाल होता है। अभियुक्त से पूछे गए सवाल। क्रिमिनल केस में जज साहब आरोपी से कुछ सवाल पूछते हैं। आरोपी उन सवालों के जो जवाब देता है वह तकनीकी रूप से गवाही नहीं है।
क्योंकि उसने शपथ नहीं ली होती। ठीक है, लेकिन जज साहब फैसला सुनाते समय उन जवाबों पर भी क्या करेंगे भाई, गौर जरूर करते हैं भाई। ठीक है, शिनाख्त भाई, जब पुलिस कई लोगों को खड़ा करती है, अब क्या हुआ, केस चल रहा है, पुलिस ने कई लोगों को खड़ा कर दिया भाई, और चश्मोदीन गवाह से कहती है कि पहचानो इनमें से मुजरिम कौन है, तो वह पहचान की प्रक्रिया भी सीधे तौर पर किताबी परिभाषा वाले साक्ष्य में फिट नहीं बैठती, पर सबूत का बड़ा हिस्सा हो। ठीक है, सरल शब्दों में कहे तो साक्ष्य की कानूनी परिभाषा एक छोटा घेरा है, लेकिन सबूत का एक बड़ा घेरा है। ठीक है, साक्ष्य की परिभाषा एक छोटा घेरा, लेकिन सबूत की जो घेरा जो हो बहुत बड़ा है। जज साहब सिर्फ गवाहों की बातों या कागजों पर भरोसा नहीं करता, बल्कि वह हथियार, अभियुक्त के बर्ताव, मौके के मुआवने और गवाह के डर या आत्मविश्वास को भी देखते हैं। आपकी किताब यही कहना चाहती है कि कानून की परिभाषा में इन सब चीजों को भी शामिल किया जाना चाहिए था, जो अभी नहीं है। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की 3 बहुत गहरी बातों का सार दिया गया है? यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट की 3 मुख्य बातें हैं, बहुत गहरी बातें, उनका सार दिया गया है, जो किसी भी केस के फैसले में नींव का काम करती है। ये देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या 3 बातें कही। गवाहों की देखने की शक्ति भाई, कोर्ट यह मानता है कि हर इंसान सुपरमैन नहीं होता। ठीक है, अगर 2 लोग एक ही जगह खड़े होकर कोई एक्सीडेंट या झगड़ा देख रहे हैं, तो यह जरूरी नहीं कि दोनों बिल्कुल एक जैसी बात कहें। ठीक है, तो गवाहों की देखने की शक्ति होती है, एक कहीं पे खड़ा हो, एक कहीं पे खड़ा हो, एक को दिख रहा हो, एक को नहीं दिख रहा हो। ठीक है, फिर मतलब हो सकता है एक गवाह ने अपराधी का चेहरा देखा हो, जबकि दूसरे का ध्यान अपराधी की गाड़ी के नंबर पर रहा हो। ठीक है, तो गवाहों की देखने की शक्ति पर भी डिपेंड करता है। यह बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, 3 बातें कही थी। नतीजा, अगर दोनों के बयानों में थोड़ा फर्क है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट देखता है कि क्या वे घटनास्थल पर मौजूद थे, अगर हाँ तो छोटे मोटे फर्क को मानवीय स्वभाव मानकर स्वीकार किया जाता है भाई। ठीक है, ये भी साक्ष्य अधिनियम में बोला गया है, छोटी छोटी बातें रखी हुई हैं, सब कुछ इसके अंदर। आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, साक्ष्य का वजन कैसे नापा जाता है। साक्ष्य का वजन कैसे नापा जाता है, कितना भारी साक्ष्य कितना सिद्ध करेगा। कोर्ट गवाहों की गिनती नहीं करता भाई। ठीक है, कि 10 गवाह हैं तो जीत पक्की है, तो कोर्ट क्या है, गवाहों की गिनती नहीं करता कितने भी गवाह, बल्कि उनके बयान की क्वालिटी देखता है। इसकी 3 कसौटियां होती है भाई, बयान को 3 कसौटियों पर रखता है। कैसे कैसे, संगति भाई, पहला है संगति, क्या गवाह अपनी ही बात पर टिका हुआ है, ऐसा तो नहीं कि पहले कुछ और कहा और बाद में कुछ और कहा। तो पहले तो जज साहब ये देखते हैं, कोर्ट ये देखता है कि गवाह जो है उसकी क्वालिटी कितनी, ये नहीं देखता कि गवाह कितने हैं, नहीं, गवाहों की क्वालिटी क्या है, बात की क्वालिटी क्या है, क्या पहले गवाही दी उस पर टिका हुआ है या बार बार बदल रहा है। दूसरा है प्रति परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन, जब विपक्षी वकील गवाह से कड़े सवाल पूछता है तो क्या वह गवाह तब भी अपनी बात पर कायम रहता है या टूट जाता है। जो गवाह क्रॉस एग्जामिन, जिसको बोलते हैं जिरह में खरा उतरा, उसका वजन बढ़ जाता है। ठीक है, परिस्थितियां भाई, क्या गवाह की बात बाकी सबूतों जैसे मेडिकल रिपोर्ट या मौका ए वारदात की स्थिति से मेल खाती है। ठीक है, तो परिस्थितियों पर भी ये 3 साक्ष्य का वजन देखता है न्यायालय, कैसे 3 बातों पर, संगति पर कि वो कितना टिका हुआ अपनी बात पे, फिर प्रति परीक्षा पर, ठीक है, और फिर क्या परिस्थिति, क्या गवाह की बात बाकी सबूतों से मेल खाती है जैसे मेडिकल रिपोर्ट या मौका ए वारदात की स्थिति पर। ये 2 बातें। तीसरी बात देखते हैं जो न्यायालय द्वारा कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, गलत तरीके से जुटाया गया साक्ष्य।
यह सबसे दिलचस्प पॉइंट है। मान लीजिए पुलिस ने किसी का फोन अवैध तरीके से टैप किया या बिना वारंट के किसी के घर से चोरी का सामान बरामद कर लिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का रुख, पुष्पा देवी केस। कोर्ट कहता है कि हमें इससे मतलब नहीं है कि आप सबूत कैसे लाए, हमें मतलब है कि क्या वह सबूत सही है। ठीक है, तो बिना वारंट के गए आप, ठीक है, अवैध तरीके से आपने क्या किया, टेप किया किसी का फोन। लेकिन कोर्ट कहता है, इस केस में कहा था पुष्पा देवी केस में, कि हमें मतलब नहीं कि आप सबूत कैसे लेके आए। ठीक है, हमें यह मतलब है कि सबूत कितना क्या है, सही है। नियम क्या है, अगर कोई सबूत जैसे कोई रिकॉर्डिंग या दस्तावेज केस से संबंधित है और सच है तो कोर्ट उसे स्वीकार कर लेगा, भले ही उसे जुटाने का तरीका थोड़ा गलत या अनुचित रहा हो। यानी साक्ष्य की क्या है भाई, प्रासंगिकता उसके मिलने के तरीके से ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, कोर्ट ये देखता है कि सबूत कितना सच्चा है और परिस्थितियों से कितना मेल खाता है, न कि यह कि गवाह ने हर छोटी बात रटी हुई है या सबूत को बहुत ही आदर्श तरीके से लाया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्या गलत तरीके से। अब पिछले वाली स्लाइड जो फोटो थी उसमें बोला गलत तरीके से लाएगा सबूत, तो अब बात इसी पर करते हैं, क्या गलत तरीके से जुटाएगा सबूत कोर्ट में माना जाता है। उसमें कोर्ट ने एक बात कही थी, ये केस था पुष्पा देवी केस में कही थी कि हमको फर्क नहीं पड़ता कि कैसे भी लेके आओ सबूत, लेकिन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन रख दी, सही। आइए देखते हैं क्या गलत तरीके से जुटाया गया सबूत कोर्ट में माना जाएगा। 3 हिस्से हैं भाई इसके, आइए देखते हैं भाई। काम की बात है तो सबूत माना जाएगा। भारत और पुराने इंग्लिश कानून का नजरिया क्या है। कोर्ट का मानना है कि सबसे जरूरी यह है कि सबूत सच है और केस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सर लॉरेंस जेकिंस का तर्क ये क्या कहते हैं, अगर कोई सबूत केस के लिए जरूरी है तो वह जरूरी ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ता कि पुलिस ने उसे कानून तोड़कर या बिना वारंट के तलाशी के हासिल किया है। ठीक है, तो क्या है, अगर काम के लिए सबूत जरूरी है तो अगर कोई कानून तोड़ा है, ये बोलते हैं सर लॉरेंस जेकिंस का तर्क है, अगर कोई सबूत केस के लिए जरूरी है तो वह जरूरी ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ता कि पुलिस ने उसे कानून तोड़कर या बिना वारंट के तलाशी लेकर हासिल किया। कोर्ट का काम, कोर्ट का काम सच्चाई जानना है। ठीक है, अगर कोई सबूत अभियुक्त का दोष साबित करता है तो जज साहब उसे सिर्फ इसलिए नहीं ठुकराएंगे कि उसे जुटाने का तरीका गलत है। ठीक है, एक तो बात ये भाई, ठीक है, सबूत माना जाता है, पहले ये देखी जाए सच्चाई कितनी है। सबूत, कब सबूत को बाहर निकाला जा सकता है, ये अपवाद है भाई। अब यहाँ पे बनते हैं कई बार केस। ठीक है, सबूत को कब अपवाद माना जाएगा, सबूत को कब बाहर निकाला जाएगा। हालांकि गलत तरीके से मिले सबूत स्वीकार है, लेकिन कुछ खास हालातों में जज साहब उन्हें मना कर सकते हैं। भाई कौन से हालात हैं वो जज साहब उन्हें मना सकते हैं। पहला है छल कपट से लाया हुआ सबूत। अगर पुलिस ने अपराध होने के बाद आरोपी को फंसाने के लिए झूठ बोला, लालच दिया या कोई जाल बिछाया तो ऐसे सबूत को जज साहब क्या कर देते हैं भाई, ठुकरा सकते हैं। ये बचाओ भाई आपका। संतुलन का नियम भाई, जज साहब ये देखते हैं कि सबूत कितना कीमती है और उसे लाने का तरीका कितना गलत है भाई। ठीक है, अब सबूत कीमती है नहीं, तरीका कर दिया, लाने का तरीका बहुत ज्यादा गलत कर दिया तो जज साहब नहीं मानेंगे उसको। अगर गलत तरीके का प्रभाव बहुत ज्यादा है तो उसे हटाया जा सकता, सबूत नहीं माना जाएगा। पुष्पा देवी केस की चेतावनी भाई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सबूत का प्रतिकूल प्रभाव उसके असली मूल्य से बहुत ज्यादा है, यानी कि जो गलत काम किया है, जो उल्लंघन किया है वो ज्यादा उल्लंघन कर दिया और सबूत जो है इतना साबित नहीं हो रहा, तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये पुष्पा देवी केस में बात कही थी। आगे बात करते हैं।
इंग्लैंड का नया नियम, नया कानून है इंग्लैंड का 1984 का। इंग्लैंड में अब इस पर एक सख्त कानून है, धारा 78। यह कहता है कि अगर जज साहब को लगता है कि जिस तरीके से सबूत लाया गया है उससे न्याय की जो निष्पक्षता जो है वो खत्म हो रही है, तो वह उस सबूत को लाने से साफ इनकार कर सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लैंड में जो कानून बना है 1984 में ये बात कही गई। मान लीजिए किसी के घर से चोरी का सामान मिला, लेकिन पुलिस बिना इजाजत घर में घुसी थी। सामान्य नियम क्या है? सामान मिल गया तो वह सबूत माना जाएगा भाई, सामान्य नियम तो ये है भाई। अब अपवाद क्या है? अगर पुलिस ने आरोपी को फंसाने के लिए खुद ही वह सामान रखा या उसे धोखे से फंसाया तो जज साहब उसे सबूत नहीं मानेंगे भाई, ये अपवाद है भाई। मंत्रियों और विधायकों के भाषण भाई, जब कोर्ट किसी कानून की व्याख्या करता है तो वह यह नहीं देखता कि उस कानून को बनाते समय किसी मंत्री या विधायक ने विधानसभा में क्या भाषण दिया था। ठीक है, तो जब कानून बना तो कोर्ट ये नहीं मानता, जब कानून की व्याख्या कोर्ट करता है तो कोर्ट उसे नहीं मानता जो क्या है कानून बनाते समय मंत्री या विधायकों ने विधानसभा में भाषण दिया था भाई, उसका कोई लेना देना नहीं है। कारण भाषणों में राजनीति या भावनाओं का पुट हो सकता है, लेकिन कोर्ट सिर्फ उस लिखित कानून पर भरोसा करता है जो पास होकर किताब में आया है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। मतलब किसी नेता का भाषण कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता कि देखिए मंत्री जी ने तो ऐसा कहा था। ठीक है, तो वहां पे नहीं माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं पुलिस अन्वेषण में। पुलिस जो जांच करती है उसका नतीजा अपने आप में कानूनी सबूत नहीं होता। ठीक है, तो पुलिस जो जांच करती है उसका नतीजा अपने आप में कानूनी सबूत नहीं है। ठीक है, दोषिता का निर्धारण। जज साहब किसी को सिर्फ इसलिए दोषी नहीं मान सकते क्योंकि पुलिस की फाइल अन्वेषण में उसे अपराधी बताया गया है। उपयोग, पुलिस की जांच रिपोर्ट को कोर्ट में पेश जरूर किया जा सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल केवल न्यायिक निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद के लिए होता है। उसे सीधे अंतिम सच नहीं माना जाएगा। तो पुलिस की रिपोर्ट को अंतिम सच नहीं माना जाएगा। वो जो मामला जो है न्यायिक निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करती है पुलिस की रिपोर्ट। आगे हम चर्चा करते हैं। पुलिस ने किसी को आरोपी साबित कर दिया, ये थोड़ी कि वो आरोपी है। आगे बात करते हैं दूसरे केस की जांच में मिला सबूत। अगर किसी दूसरे केस की जांच हो रही है और उसमें किसी पहले वाले केस का क्या मिल गया, सबूत मिल गया, तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने रोनी बनाम महाराष्ट्र राज्य में के केस में एक बहुत जरूरी बात कही भाई। क्या कही है? महत्वपूर्ण क्या है भाई? यह मायने नहीं रखता कि कोई सबूत पुलिस को किसी केस की जांच करते समय मिला। असली सवाल क्या है? मुख्य बात यह है कि वह सबूत वर्तमान केस के आरोपों को साबित करने के लिए सुसंगत और स्वीकार्य है या नहीं भाई। ठीक है, उदाहरण, मान लीजिए पुलिस किसी चोरी की जांच कर रही थी और उन्हें वहां किसी मर्डर से जुड़ा कोई हथियार मिल गया। कोर्ट उस हथियार को मर्डर केस में सबूत मान लेगा भाई, भले ही वह मिला किसी दूसरे केस की जांच के दौरान हो। ठीक है, लेकिन सुसंगत होना चाहिए भाई, केस से संबंध खाने वाला होना चाहिए, तो कोर्ट उसको सबूत मान लेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या शपथ पत्र साक्ष्य है? तो जो शपथ पत्र जो है, एफिडेविट जो है, क्या साक्ष्य है? आमतौर पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत शपथ पत्र को साक्ष्य की परिभाषा से बाहर रखा गया। आमतौर पर तो इसको बाहर रखा गया है कि जो शपथ पत्र वो साक्ष्य नहीं, लेकिन इसके कुछ खास मोड भी है। कोर्ट का आदेश भी, शपथ पत्र तभी साक्ष्य बनता है जब कोर्ट खुद आदेश दे कि किसी खास तथ्य को शपथ पत्र से साबित किया जाएगा। तो जब कोर्ट खुद आदेश दे दे तो शपथ पत्र भी क्या बन जाता है? साक्ष्य बन जाता है। सिविल केस,
यहां नियम थोड़े अलग होते हैं भाई सिविल केस में। सिविल केस आदेश 19 सीपीसी का आदेश 19 नियम 1 के तहत अब गवाह की मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पर ही दी जाती है। ठीक है, कहां पे? सीपीसी सिविल केस में। ठीक है, आदेश 19 नियम 1 कि गवाहों की क्या है, गवाह की मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पर ही क्या होती है भाई? दी जाती है सिविल केस में, एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, आगे बात करते हैं क्रिमिनल केस। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 331 और 332 के तहत कुछ औपचारिक गवाहियों के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। किसका? शपथ पत्र का। चुनौती न देना भाई, अगर किसी ने शपथ पत्र दिया और विपक्षी पार्टी ने उस पर सवाल नहीं उठाए तो कोर्ट यह मान लेगा कि आरोपी ने उसे स्वीकार कर लिया। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं एफआईआर की असली कीमत क्या है भाई। गुलशन कुमार बनाम राज्य, ठीक है, के मामले में कोर्ट ने साफ किया कि एफआईआर मूल साक्ष्य नहीं है। तो क्या एफआईआर मूल साक्ष्य है? प्रश्न पूछा जाता है। नहीं, एफआईआर मूल साक्ष्य नहीं। इसका मतलब है कि सिर्फ एफआईआर के आधार पर किसी को सजा नहीं हो सकती। तो फिर एफआईआर काम क्या करती है? काटना या जोड़ना। जिस व्यक्ति ने एफआईआर लिखवाई है उसकी कोर्ट में दी गई गवाही को या तो और मजबूत करने के लिए या उसे झूठ साबित करने के लिए एफआईआर का क्या होता है भाई? इस्तेमाल होता है। ठीक है, काटना या जोड़ना। जिस व्यक्ति ने एफआईआर लिखवाई है उसकी कोर्ट में दी गई गवाही को या तो और मजबूत करने के लिए या उसे झूठ साबित करने के लिए एफआईआर इस्तेमाल होती है। भरोसा, यह देखा जाता है कि क्या पुलिस को बताई गई कहानी और कोर्ट की कहानी मेल खाती है। कि कोर्ट में कुछ और बता दिया और पुलिस एफआईआर में कुछ और बता दिया, तो मेल खानी जरूरी है। नए आरोपी को बुलाना, अगर एफआईआर में किसी का नाम है लेकिन पुलिस ने उसका नाम हटा दिया तो जज साहब एफआईआर को साक्ष्य मानकर उस व्यक्ति को सम्मन बुलावा भेज सकते हैं। ठीक है, तो एफआईआर क्या है? नए आरोपी को बुलाना भी है। अगर एफआईआर में किसी का नाम है लेकिन पुलिस ने उसको क्या कर दिया? नाम हटा दिया, तो जज साहब एफआईआर को साक्ष्य मानकर उस व्यक्ति को सम्मन यानी कि बुलावा भेज सकते हैं। गवाहों की सच्चाई, अगर एफआईआर में किसी गवाह का नाम नहीं था और बाद में वह अचानक चश्मोदीन बनकर आ जाए तो कोर्ट उस पर शक कर सकता है। शक तो करेगा ही कि बाद में कैसे आएगा, एफआईआर में क्यों नहीं था। ठीक है, शपथ पत्र एक तैयार बयान है जो कोर्ट की इजाजत से साक्ष्य बनता है, जबकि एफआईआर एक सूचना है जो सच्चाई की जांच करने का एक पैमाना बनती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एफआईआर में नाम न हो, अब बात आती है एफआईआर में नाम नहीं हो चश्मोदीन गवाह का, पिछले में पॉइंट आया था, तो क्या होगा? अगर एफआईआर में मृतक की पत्नी जो चश्मोदीन गवाह है का नाम नहीं लिखा गया तो सिर्फ इस आधार पर उसकी गवाही को रद्द नहीं माना जा सकता भाई कि एफआईआर में इसका नाम नहीं दिया तुमने कि गवाही है। ठीक है, एफआईआर कोई विश्वकोश नहीं है जिसमें हर छोटी बात लिखी हो। अगर पत्नी की गवाही कोर्ट में विश्वसनीय और सच्ची लगती है तो कोर्ट उसे स्वीकार करेगा, भले ही एफआईआर लिखते समय घबराहट या जल्दबाजी में उसका नाम छूट गया हो। ठीक है, तो कोर्ट ये भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं, छूट भी गया हो भाई नाम। आगे हम चर्चा करते हैं एफआईआर का साक्ष्य के रूप में प्रयोग। क्या एफआईआर का साक्ष्य के रूप में प्रयोग भी होता है? यहाँ दो बातें जरूरी है भाई। मूल साक्ष्य नहीं भाई, एफआईआर अपने आप में मूल साक्ष्य नहीं है, यानी सिर्फ एफआईआर के दम पर सजा नहीं होती भाई। खंडन एवं संपुष्टि भाई, सेक्शन 145 और 157 भाई साक्ष्य अधिनियम का, इसका उपयोग गवाह की बात को काटने या पुष्ट करने के लिए किया जाता है। किसका? एफआईआर का। ठीक है, जरूरी प्रक्रिया क्या है? अगर आप कोर्ट में गवाह को यह कहना चाहते हैं कि तुमने एफआईआर में तो यह कहा था,
अब बदल रहे हो, तो पहले आपको गवाह का ध्यान एफआईआर के उस हिस्से की तरफ दिलाना होगा। बिना उसका ध्यान दिलाए आप उसकी बात को काट नहीं सकते। ठीक है। वैज्ञानिक अधिकार की रिपोर्ट, यह बिंदु बहुत ही टेक्निकल और जरूरी है। वैज्ञानिक अधिकारी की रिपोर्ट क्या है? नियम, अगर किसी वैज्ञानिक अधिकारी जो अफसल एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दी है, ठीक है, कि पकड़ा गया सामान क्या है, चर्स है, तो सिर्फ उस कागज को साक्ष्य नहीं मान लिया जाएगा। ठीक है। तो अफसल जो है, फोरेंसिक साइंस जो लैब जो है, ठीक है, उसका कोई अधिकारी ये बोलता है कि पकड़ा गया सामान ये है, तो वो साक्ष्य नहीं माना जाएगा, वो कागज साक्ष्य नहीं माना जाएगा। उसकी शर्तें हैं भाई, क्या शर्तें? उस रिपोर्ट को साबित करने के लिए उस पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को कोर्ट में आकर गवाही देनी होगी, परीक्षण कराना होगा। ठीक है। अपवाद क्या है? ध्यान दें, कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं के तहत, सरकारी वैज्ञानिक रिपोर्ट को बिना बुलाए भी स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन यहां जो मामला आपने दिया, उसमें कोर्ट ने गवाही को अनिवार्य माना है ताकि आरोपी को बचाव का मौका मिले। ठीक है। तो मान भी सकता है कोर्ट और नहीं भी, मामला देखा जाता है। आइए आगे चर्चा करते हैं। जज साहब जज हैं, गवाह नहीं। बात आती, क्या जज साहब गवाह बन सकते हैं? आइए देखते हैं। कोर्ट में जज साहब का काम है दोनों तरफ के सबूतों को देखना और फैसला सुनाना भाई, न कि खुद ही सबूत बन जाना। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जज का निजी ज्ञान साक्ष्य नहीं है। जज साहब का निजी ज्ञान साक्ष्य नहीं। अगर किसी जज साहब को केस से जुड़ी कोई बात पहले से पता है, जैसे उन्होंने अपनी आंखों से कुछ देखा हो या उन्हें निजी तौर पर कुछ जानकारी हो, तो वे उस जानकारी को सीधे फैसले में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? कारण देखते हैं। कानून कहता है कि हर सबूत की प्रति परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन होनी चाहिए। हर सबूत की होनी चाहिए। अगर जज साहब अपनी निजी जानकारी इस्तेमाल करेंगे तो वकील साहब उनसे क्या करेंगे? सवाल पूछेंगे भाई। सवाल तो पूछने हैं। अब रास्ता क्या है? अगर जज साहब को कुछ पता है तो उन्हें जज साहब की कुर्सी छोड़कर एक गवाह के तौर पर कैटेगरी में आना होगा और अपनी बात रिकॉर्ड करानी होगी। ठीक है भाई। अब जज साहब कैटेगरी में आ जाएंगे गवाही देन, तो फैसला कौन सुनेगा? बात ये टक गई, मामला कौन सुनेगा? अब और जज साहब से ही क्या वकील सवाल करने लग गए, तो वो फैसला कौन देगा? खुद का अवलोकन करना और उसका नतीजा निकालना। एक उदाहरण देखते हैं, मामला क्या था। जज साहब ने आरोपी को जूते पहनाकर देखे। भाई जूते थे तो जज साहब ने आरोपी को जूते पहनाकर देखे और खुद ही लिख दिया कि ये तो बिल्कुल फिट आ रहे हैं। ठीक है। कोर्ट का फैसला, ऊपरी अदालत ने इसे गलत माना। ठीक है। कोई मामला था, कोई केस था, उसमें जूते साक्ष्य बने हुए थे, तो जज साहब ने कहा ये जूते पहन के देखो, और जूते आ गए फिट, तो जज साहब ने लिख दिया जूते फिट आ रहे हैं, इसने ये आरोप किया। भाई आरोपी था ही वो। कोर्ट का फैसला क्या हुआ? ऊपरी अदालत ने इसे गलत माना। जज साहब यह तो देख सकते हैं कि जूते पहने गए हैं, लेकिन यह कहना कि बिल्कुल फिट है उनका निजी विचार बन गया। ठीक है। गलती क्या थी? अब जब जज साहब ने खुद ही नतीजा निकाल लिया तो आरोपी के वकील को जज से यह पूछने का मौका नहीं मिला कि हुजूर आपको कैसे लगा कि ये फिट है, शायद ये दब रहे हो। ठीक है। तो ऐसे जज साहब नहीं कर सकते। आइए आगे हम चर्चा करते हैं। तो जज साहब निजी ज्ञान साक्ष्य नहीं है। जज साहब का निजी ज्ञान साक्ष्य नहीं। आगे चर्चा करते हैं। किताबों पर निर्भरता। जज साहब केवल उन्हीं किताबों, कानूनी किताबों या प्रमाणिक पाठ्य पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं जो कानूनन मान्य है। भाई वे किसी ऐसे
वैसी किताब या जानकारी पर भरोसा नहीं कर सकते जो साक्ष्य के तौर पर पेश न की गई हो। ठीक है, जज साहब का काम सिर्फ उस मामले यानी कि सबूतों को जज साहब का काम सिर्फ उस मसाले से खाना बनाना है जो वकील उन्हें देते हैं। यानी कि जो मसाला क्या है, यहाँ पे सबूत है। जज साहब खुद घर से मसाला यानी कि निजी जानकारी या विचार लाकर हांडी में नहीं डाल सकते भी। तो जज साहब अपने विचार नहीं बना सकते। ठीक है, जो वकील साहब उनको देते हैं उन्हीं मामलों को सुनना पड़ता है। अगर वो ऐसा करते हैं तो न्याय निष्पक्ष नहीं रहता, क्योंकि उस मसाले यानी कि सबूतों की शुद्धता की जांच नहीं हो पाती। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। मुख्य विवाद, क्या अभियुक्त आरोपी का बयान साक्ष्य है? ये बात आ गई। क्या आरोपी ने जो बयान दिया हो साक्ष्य है? ये देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का नजरिया हरि सिंह भगत सिंह केस में, ये केस था हरि सिंह भगत सिंह केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 313 सीआरपीसी की थी। अब जो क्या है, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो आरोपी का बयान दर्ज किया जाता है उसे साक्ष्य के रूप में लिया और समझा जाता है। तो आरोपी का बयान क्या है, साक्ष्य के रूप में लिया और समझा जाता है। ये बात कही थी हरि सिंह भगत सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि धारा जो 354 का जो बयान है, 351 का बयान जो है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 351 के तहत जो आरोपी का बयान दर्ज किया जाता है उसे साक्ष्य के रूप में लिया और समझा जाता है। कलकत्ता हाई कोर्ट का नजरिया क्या है भाई अब इस बात पे? इनका कहना है कि साक्ष्य की किताबी परिभाषा के हिसाब से यह साक्ष्य नहीं है। अब कलकत्ता हाई कोर्ट ये बोलता है कि यह साक्ष्य नहीं है, क्योंकि आरोपी शपथ यानी कि ओथ लेकर गवाही नहीं देता और न ही उसका क्रॉस एग्जामिनेशन सिर्फ होता है। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। तो हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट ये बोलता है कि नहीं, ये नहीं माना जाएगा साक्ष्य। और जो सुप्रीम कोर्ट ने हरि सिंह भगत केस में कहा था कि 351 में माना जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं। यह साक्ष्य से थोड़ा अलग है। तकनीकी रूप से साक्ष्य अधिनियम के तहत इसे साक्ष्य नहीं माना जाता, क्योंकि आरोपी गवाह की तरह शपथ नहीं लेता भाई। लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जो जज साहब के सामने मौजूद होता है। ठीक है, केवल बयान पर सजा नहीं है। जज साहब सिर्फ इसलिए किसी को सजा नहीं दे सकते क्योंकि उसने अपने बयान में कुछ मान लिया है। दोषसिद्धि के लिए पुलिस और अभियोजन को अलग से पक्के सबूत देने ही होंगे भाई। ठीक है, एक तो अभियोजन और एक जो पुलिस जो है इसको पक्के सबूत देनी होगी कि हाँ ये इसने किया है। केस को समझने में मदद हुई। जज साहब आरोपी के इस बयान का इस्तेमाल अभियोजन द्वारा पेश किए गए अन्य सबूतों को बेहतर तरीके से समझने या उनकी पुष्टि करने के लिए कर सकता है। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। कानून में सह अभियुक्त यानी कि सह अभियुक्त की स्वीकृति, सह स्वीकृति का मामला बहुत ही पेचीदा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 अब जो है धारा 24 हो गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 24 के संदर्भ में समझाता है किसे? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 सह अभियुक्त की स्वीकृति, सह स्वीकृति के बारे में बताता है। आइए देखते हैं। सह अभियुक्त की सह स्वीकृति में जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए साथ में ट्रायल झेल रहे हैं, दो व्यक्ति जिन्होंने अपराध किया है, ठीक है, एक ही अपराध है उसके रूप में क्या कर रहे हैं, कोर्ट में ट्रायल झेल रहे हैं, उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है और उनमें से एक गुनाह कबूल कर लेता है कि मैंने एक गुनाह किया है और साथ ही दूसरे का नाम भी ले लेता है, तो उसे सह अभियुक्त की सह स्वीकृति कहते हैं। ठीक है, कि एक व्यक्ति ने बोल दिया कि हमने गुनाह किया है, इसने भी मेरे साथ ये गुनाह किया है, इसे बोलते हैं सह अभियुक्त की सह स्वीकृति। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 की अंतर्गत। यह कमजोर साक्ष्य क्यों है भैया? तो ये जो क्या है इन्होंने कबूल लिया, तो ये कमजोर साक्ष्य क्यों है? बिना शपथ के भाई। ठीक है,
यह बयान शपथ पर नहीं दिया जाता। वैसे ही स्वीकृति कर ली कि हमने ऐसे ऐसे किया था, तो ये कमजोर साक्ष्य है। क्यों है? क्योंकि बिना शपथ के लिया गया, सामने नहीं भी। यह बयान दूसरे अभियुक्त की मौजूदगी में नहीं दिया जाता, तो दूसरा अभियुक्त भी मौजूद होना चाहिए ना, जिसके ऊपर आरोप है वो भी क्या है, मौजूद होना चाहिए। ठीक है, इसलिए भी ये बयान कमजोर है, साक्ष्य कमजोर है। जिरह का मौका नहीं, इसमें क्या क्रॉस एग्जामिनेशन जो है, सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि दूसरे अभियुक्त को उस बयान पर सवाल उठाने का मौका नहीं मिलता, इसलिए साक्ष्य क्या है, कमजोर है। इकबाली साक्ष्य बनाम सह अभियुक्त, ठीक है। कानून में सरकारी गवाह और सह अभियुक्त के बयान में जमीन आसमान का फर्क है। अब बात आती है इकबाली साक्ष्य और सह अभियुक्त, यानी कि एक तो सरकारी गवाह और एक है सह अभियुक्त के बयान में जमीन आसमान का फर्क है। सरकारी गवाह क्या है? वह शपथ पर गवाही देता है और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, इसलिए उसकी गवाही क्या होती है भाई, मजबूत होती है। सह अभियुक्त, इसका बयान सिर्फ एक कमजोर मदद की तरह होता है। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। तो कई बार ये नहीं बोलते कि सरकारी गवाह बन जा, जो शपथ पर देगा वो शपथ पर देगा तो क्या है, काम बनेगा पक्का। आगे बात करते हैं, जज साहब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे भाई। जज साहब के लिए एक गोल्डन रूल है भाई, पहले बाकी सबूत देखिए भाई। जज साहब को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या बाकी गवाहों और सबूतों के दम पर आरोपी को सजा दी जा सकती है। ठीक है, मदद के तौर पर अगर बाकी सबूतों से जज साहब का मन पूरी तरह साफ नहीं हो रहा, थोड़ा संदेह है, तभी वह सह अभियुक्त की सह स्वीकृति का सहारा लेकर उन सबूतों को पुख्ता कर सकता है। ठीक है, अकेले सजा नहीं, सिर्फ एक सह अभियुक्त के कह देने पर भर से दूसरे को सजा नहीं दी जा सकती। जो दूसरा जो है आरोपी, उसको सजा नहीं दी जा सकती एक सह अभियुक्त के कहने पर। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, कोर्ट अलग अलग मत भाई। बॉम्बे हाई कोर्ट क्या कहता है इसके बारे में, यह इसे तकनीकी रूप से साक्ष्य नहीं मानता, किसको, सह अभियुक्त सह स्वीकृति को। कलकत्ता हाई कोर्ट यह कहता है कि मूल्य भले ही 0 के बराबर हो, पर तकनीकी रूप से यह क्या है, साक्ष्य। कलकत्ता हाई कोर्ट मानता है तकनीकी रूप से, बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं मानता इसको। बात नंबर 5, मेडिकल रिपोर्ट और पहचान शक्ति भाई। शिव स्नेही केस में ये बात कही थी कि मेडिकल रिपोर्ट और पहचान शक्ति के बारे में। इस केस में एक बहुत व्यवहारिक बात कही गई। अगर मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि मृतक का पेट खाली था, तो इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस की कहानी झूठी है। ठीक है, अगर मरने वाला व्यक्ति स्वस्थ था और उसकी पहचान शक्ति तेज थी, तो खाना जल्दी पच सकता है। ठीक है, इसीलिए पेट खाली मिलना अभियोजन के केस को कमजोर नहीं करता। इसमें ये बात कही थी, केस था शिव स्नेही केस में ये बात कही थी, मृतक का पेट, मेडिकल रिपोर्ट बोल रही कि मृतक का पेट खाली था। ठीक है, तो इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस की कहानी झूठी है। अगर तर्क क्या दिया, अगर मरने वाला व्यक्ति स्वस्थ था और उसकी पहचान शक्ति तेज थी, तो खाना जल्दी क्या होता भाई, पच सकता है, इसलिए क्या था, पेट खाली था। अभियोजन के केस को कमजोर नहीं करता भाई ये बात। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे केस है स्टेट अनसिटी दिल्ली बनाम नवजोत संधू, जिसे संसद अमला मामला भी कहा जाता है। ठीक है, कानून की नजर में बहुत बड़ा केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य को लेकर 4 बहुत बड़ी साफ बातें कही थी। स्टेट बनाम क्या है, नवजोत संधू केस, संसद पर जो हमला था उसके बारे में बात कही गई। ये केस था, आइए देखते हैं इसमें क्या बात कही सबूतों के ऊपर। बरामदगी और आरोपी की जानकारी, कोर्ट ने कहा कि पुलिस को कोई सामान मिल जाना जैसे बंदूक बम एक बात है,
लेकिन आरोपी का उस जगह के बारे में बताना दूसरी और ज्यादा अहम बात है। ठीक है, यानी कि किसी जगह पर पुलिस को क्या है, बंदूक या बम मिल जाना एक बात है, अगर आरोपी उस जगह के बारे में बता रहा है तो दूसरी बात है और ज्यादा अहम बात है। आसान मतलब, अगर पुलिस को कहीं से कोई हथियार मिलता है तो वह सिर्फ एक वस्तु है, लेकिन अगर आरोपी पुलिस को ले जाकर वहां जगह दिखाता है जहां उसने हथियार छिपाया था, तो इससे उसकी मानसिक सतर्कता और जानकारी का पता चलता है। इसका मतलब है कि उसे पता था कि वह चीज वहां है जो उसे अपराध से जोड़ती है। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई, फोन टेपिंग का सबूत। भाई अगर पुलिस ने किसी का फोन कॉल चुपके से रिकॉर्ड कर लिया, तो ये बात जो कर हो रही है नवजोत संधू केस में, न्यायालय द्वारा बोली गई 4 बातें, उनको हम देख रहे हैं। फिर अब फोन टेपिंग का सबूत। भाई अगर पुलिस ने किसी का फोन कॉल चुपके से रिकॉर्ड कर लिया, तो आरोपी यह कहकर उसे कोर्ट से बाहर नहीं निकलवा सकता कि यह अवैध तरीके से लिया गया। ठीक है, चाहे कॉल रिकॉर्ड करने का तरीका थोड़ा गलत या अनियमित ही क्यों न हो, अगर वह कॉल केस को सुलझाने में मदद करती है और सच है तो कोर्ट उसे साक्ष्य के रूप में मान लेता है। ये हमने पहले भी देखा था। बात नंबर 2 गई। बात नंबर 3, पुलिस के सामने इंटरव्यू। अक्सर आरोपी पुलिस की कस्टडी में रहते हुए मीडिया या अन्य लोगों को इंटरव्यू दे देते हैं। मतलब कोर्ट ने कहा कि ऐसे इंटरव्यू को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पुलिस आसपास होती है तो हो सकता है आरोपी ने दबाव में आकर या डर के मारे वह बात कही हो। ठीक है, तो क्या है, पुलिस की कस्टडी में रहते हुए मीडिया या अन्य लोगों को इंटरव्यू दे देती है, तो कोर्ट ये कहती है कि ऐसे इंटरव्यू को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि पुलिस पास में हो सकता है दबाव में दुआ दिया हो, डर के कारण दुआ दिया हो। आइए आगे चर्चा करते हैं। चौथी बात कही, हॉस्टल संचालक की गवाही। इस केस में एक हॉस्टल चलाने वाले ने गवाही दी थी कि आरोपी और मृतक उसके यहां रुके थे। ठीक है, उनके बीच संबंध है। भी बचाव पक्ष ने कहा कि हॉस्टल वाले के पास रुकने का कोई लिखित कागज यानी कि रजिस्टर या रसीद नहीं है, इसीलिए उसकी बात न मानी जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सिर्फ दस्तावेज न होने की वजह से एक गवाह की बात को झूठा नहीं ठहराया जा सकता। अगर गवाह भरोसेमंद है तो उसकी बात सबूत मानी जाएगी। ठीक है, यह बात भी न्यायालय ने इस मामले में कही थी। अभियुक्त का लिखित कथन। कोर्ट में आरोपी जो लिखित में अपना पक्ष रखता है वह तकनीकी रूप से साक्ष्य की किताबी परिभाषा में फिट नहीं बैठता। ठीक है, लेकिन जज साहब इसे पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं करता। फैसला सुनाते समय जज साहब आरोपी के इस लिखित पक्ष पर विचार जरूर करता है ताकि न्याय के दौरान पहलुओं को समझा जा सके। संसद अमले के इस केस ने साफ कर दिया कि कोर्ट सच्चाई और प्रासंगिकता को कानूनी बारीकियों से ऊपर रखता है। ठीक है, अभियुक्त का कथन, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, शपथ और साक्ष्य। जब जज साहब आरोपी से सवाल पूछता है तो उसे शपथ नहीं दिलाई जाती, इसीलिए इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ज के तहत साक्ष्य नहीं माना जाता। ठीक है, प्रक्रिया। अभियोजन के हर सबूत को अक्षरंश पढ़कर सुनाना जरूरी नहीं है, बस मुख्य बातों पर आरोपी की सफाई ली जाती है। ठीक है, दूसरे केस का साक्ष्य और सिविल कार्रवाई। दूसरे केस का साक्ष्य, नियम यह है कि अगर केस की गवाही दूसरे केस में इस्तेमाल नहीं हो सकती। ठीक है, नियम यह है कि एक केस की गवाही दूसरे केस में इस्तेमाल नहीं हो सकती, लेकिन अगर दोनों पक्षकार वादी और प्रतिवादी राजी हों
तो कोर्ट इसे मान सकता है। ठीक है। बात नंबर 2, पक्षद्रोही साक्षी। सिविल मामलों में अगर कोई गवाह अपनी पुरानी बात से अलग बात कहता है तो उसे सिर्फ इस आधार पर ये पक्षद्रोही या होस्टाइल घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है। पंचनामा या मृत्यु समीक्षा। जब पुलिस घटनास्थल पर गवाहों यानी कि पंचों के सामने रिपोर्ट तैयार करती है तो उसे क्या बोलते हैं भाई? पंचनामा कहते हैं। ठीक है। साक्षी जरूरी है। पंचनामा अपने आप में साक्ष्य नहीं है। पुलिस को उन पंचों यानी कि गवाहों को कोर्ट में बुलाना होगा ताकि वे शपथ लेकर कहें कि उन्होंने क्या देखा था। ओमिशन यानी कि लोप। अगर पंचनामे में एफआईआर नंबर या आरोपी का नाम नहीं लिखा है तो इसका मतलब यह नहीं कि केस झूठा है। यह कोई मूल साक्ष्य नहीं है। ठीक है। इसका इस्तेमाल केवल गवाहों की बात को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसको एफआईआर। अभिवचन और टेप रिकॉर्ड। अभिवचन साक्ष्य नहीं। केस शुरू करते समय जो दावे किए जाते हैं वे केवल आरोप या पक्ष हैं, साक्ष्य नहीं। उन्हें सबूतों से साबित करना पड़ता है। टेप रिकॉर्डिंग दस्तावेजी साक्ष्य। टेप रिकॉर्डिंग को कोर्ट दस्तावेजी साक्ष्य मानता है, लेकिन इसे साबित करने के लिए कुछ शर्तें जरूरी हैं। क्या? आवाज की पहचान निश्चित हो, रिकॉर्डिंग का समय और स्थान सही साबित हो, यह साबित करना होगा कि टेप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है। तो ये जो है हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ विभिन्न बातों पर चर्चा की। आशा है आपको समझ में आया होगा। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, जहां तक हो अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।